नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो है BHEL में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनी का यहाँ पर एग्जाम हुआ था। जी हाँ, कभी कभी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी करके पेपर होता है, तो इंजीनियर ट्रेनी का पेपर हुआ था मैकेनिकल का। दोस्तों, कब? तो 24 अगस्त 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न बने थे, यानी कि पूछे गए थे, सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। देखिए, एक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे PDF प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और आपके पास देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए सामने है कि बाय व्हाट अदर नेम वाज द पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1774 में पास हुआ था, इसको जाना जाता था। तो देखिए, कई कई बार पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब जो है पारित किया गया था। तो 1774 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन उसको बोल रहा है कि उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। 1774 का जो पारित पिट्स इंडिया एक्ट है, तो उसको बोला जाता था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट उसको बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको 1919 में जो है लाया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट इसको। और देखिए, चार्टर एक्ट जो है हर एक जो है यहाँ पर आपको 20 वर्षों में लाया जाता था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम नॉट अप्लीकेबल। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में। जी हाँ, 1992 में लाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। अब देखिए, 24 अप्रैल को याद अगर आ रहा होगा आपको, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। तो इसी जो है लागू होने के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कौन से राज्य में अप्लीकेबल नहीं है? तो देखिए, महाराष्ट्र में अप्लीकेबल है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में भी अप्लीकेबल है, लेकिन मेघालय में अप्लीकेबल नहीं है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका। और देखिए, 74th पूछा जाता है, तो वो आपको म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। तो देखिए, अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको ध्यान रख लीजिए। तो देखिए, अप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए, प्रोविजन ऑफ द पंचायत शैल बी अप्लीकेबल टू द यूटीज इन द सेम केस ऑफ द स्टेट, बट द प्रेसिडेंट by a public notification may take any modification in the applications of any part। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को पावर होता है। अब देखिए, एग्जेम्प्टेड एरियाज जो है पंचायती राज का कौन कौन सा है, तो देखिए, इंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 जो राज्य है उसमें पंचायती राज जो है एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हिली एरियाज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो मणिपुर में भी कुछ पार्ट में है। देखिए, फर्दर द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द हिल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द दार्जिलिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है। अब देखिए, जबकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है कि द रिजर्वेशन प्रोविजन आर नॉट अप्लीकेबल टू द अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से नॉट अप्लीकेबल टू द अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रोसेस, तो रिजर्वेशन प्रोविजन। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये 3 राज्य तो आपको जरूर याद रख लेना है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में यहाँ पर जो है एग्जेम्प्टेड एरिया है अंडर पंचायती राज। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी इंटरनेशनल गोल्स डिड द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर धनराज पिल्ले स्कोर इन कैरियर, जो कि 15 साल का उनका कैरियर था। तो 15 वर्षों से अधिक के कैरियर में कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं? कौन? तो महान हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले। तो देखिए, अब गोल भी पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो एक करीब जो है 170 गोल इन्होंने किए हैं अपने कैरियर में। और इनका जन्म जो है, ध्यान रखिएगा, पुणे में हुआ था। जी हाँ, पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनको सन 2000 ईस्वी में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। जी हाँ, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। और ये भारत के जो है हॉकी प्लेयर
जो कि फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो 170 गोल इन्होंने अपने करियर में किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता कमेटी जो है कब बनाया गया था, किसके लिए? टू सजेस्ट मीजर्स टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में गिरती पंचायती राज्य व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए अशोक मेहता समिति को जो है कब नियुक्त किया गया था? तो जी हाँ, 1977 में इसको नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने जो सुझाव दिए, यानी कि अपनी रिपोर्ट सौंपी 1978 में, यानी कि 1 साल बाद ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने जो है 2 जो है स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव इन्होंने दिया, यानी कि 2 टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो बेसिकली जिला एंड मंडल लेवल का इन्होंने जो है सुझाव दिया था, जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर लागू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि त्रिस्तरीय देखिए बलवंत राय मेहता, तो यानी कि 3 अक्षर उसमें, तो और अशोक मेहता यानी कि 2 स्तरीय है। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द कैचमेंट ऑफ द यमुना रिवर सिस्टम डज नॉट एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि यमुना नदी प्रणाली का जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य तक विस्तारित नहीं है? तो देखिए नहीं को जरूर आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए ये आपको मध्य प्रदेश में भी है। तो जैसा कि मध्य, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, यमुना की जो सहायक नदी है केन, बेतवा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी इसका कैचमेंट एरिया है, उत्तर प्रदेश में तो है ही, हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्योंकि जो यमुना है तो वो कहाँ पर, प्रयागराज में, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर इसका कैचमेंट एरिया यमुना का नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यमुनेत्री से निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डोला बनर्जी, अब देखिए डोला बनर्जी, तरुणदीप राय, उसका देखिए जयंता तालुकदार। तो तरुणदीप राय, जयंत तालुकदार और डोला बनर्जी ये भारत के किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं तीरंदाज, यानी कि शूटर हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। आर्चरी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं भारत के। तो नाम याद रखिएगा, डोला बनर्जी, तरुणदीप राय और जयंत तालुकदार, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आर्चर हैं भारत के। और पैरा में जैसे कि शीतल देवी बहुत ही आर्मलेस आर्चर हैं, जो कि यहाँ पर आपको पेरिस पैरालंपिक्स में मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो इनका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दीपिका कुमारी। तो इस तरह से कुछ आपको नाम याद रखने हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर न्यू पार्ट 9, अब देखिए पार्ट 9 यहाँ पर जोड़ा गया, जिसमें कुल मिलाकर 16 आर्टिकल को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो कि यहाँ पर ग्राम सभा से जो रिलेटेड है। तो देखिए किस वर्ष भारतीय संविधान में 16 अनुच्छेदों वाला एक नया भाग 9 जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है। तो कब जोड़ा गया, यहाँ पर ध्यान रखना है, पार्ट 9। तो आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना है कि 1992 में इसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से 1992 देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए दोनों में यहाँ पर 1992 हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसमें जो है यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार जो है ए और डी दोनों होगा। तो 1992 इसका सही उत्तर होगा। आपको जरूर ध्यान रख लेना है, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में। उसके तहत ही जो है पार्ट 9 यानी कि भाग 9 जोड़ा गया भारतीय संविधान में। और आर्टिकल जो है ध्यान रख लेना है 243 से लेके 243 ओ तक रखा गया है। तो देखिए कुल मिलाकर जो है 16 आर्टिकल है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इस संविधान संशोधन के तहत ही जो है अनुसूची 11 जोड़ा गया। तो 11 अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें कुल मिलाकर 29 सब्जेक्ट रखे गए, 29 विषय रखे गए थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1992 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1915 और इसको रिप्लेस्ड किया गया वन मोर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, कब पास किया गया था नेक्स्ट वाला? तो 1939 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा 1939। यानी कि 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रक्षा अधिनियम को किस वर्ष पारित एक और रक्षा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का था, उसके बाद 1939 का है।
जो है सेकेंड आया उसमें जो है आपको ध्यान रखना है बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। 1939 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, तो किसका है, तो यूनाइटेड नेशन का है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, जिसमें कि इंडियाज का पॉपुलेशन जो है प्रोजेक्ट किया गया है 2050 तक। तो देखिए बेसिकली ये करंट का क्वेश्चन था, तो ये प्रोजेक्ट कितना किया गया था यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 166 करोड़, ध्यान रखिएगा 166 करोड़ जो है प्रोजेक्ट किया गया, अभी 144 करोड़ के आसपास है। तो 2050 तक भारत की जनसंख्या जो है प्रोजेक्ट की गई है 166 करोड़ के आसपास तक। और भारत जैसा कि आपको पता होगा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि भारत का जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एज ऑफ यहाँ पर 2021 यानी कि 2021 के अनुसार टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 2021 तक पूछा गया था भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या। देखिए शुरुआती समय में 395 अनुच्छेद था, लेकिन जो संविधान संशोधन करके अनुसूचित यहाँ पर अनुच्छेद ऐड किए जाते हैं, आर्टिकल ऐड किए जाते हैं, उसको भी एक काउंट किया गया है। तो देखिए उस समय जो है 448 अनुच्छेद था 2021 तक, लेकिन अभी अगर पूछा जाए तो 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। जी हाँ, इस सभी को कंबाइन करके पूछा जा रहा है। तो देखिए और है तो देखिए 395 अनुच्छेद ही, अगर पूछा जाए कि 396 अनुच्छेद कौन सा है तो नहीं पता, 397 नहीं पता, 400 अनुच्छेद कौन सा है नहीं पता। तो यहाँ पर अब बोलिएगा कि 448 कैसे हो गया, तो देखिए जैसे 43, तो 43 का बी भी है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो बी ऐड हुआ है तो वो कुल मिलाकर अब जो है यहाँ पर 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, जो कि पहले 448 था। इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलर ऑफ द कुषाण अंपायर। अब देखिए कुषाण साम्राज्य का शासक इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए क्या बसिस्का, कि बिमल तख्तू, या फिर पुष्यमित्र, और या फिर कनिष्क। तो देखिए यहाँ पर कनिष्क, कनिष्क तो कुषाण वंश से संबंधित प्रतापी राजा थे, तो देखिए ये तो नहीं होगा। तो देखिए पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग वंश के राजा थे, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है बसिस्का, बीमा तख्तू और यहाँ पर कनिष्क, एक कुषाण वंश के जो है प्रतापी राजा रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुषाण वंश के यहाँ पर पूछा जाता है कि फाउंडर कौन है, तो ध्यान रखिएगा कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस जो है इसके फाउंडर हैं, आपको ध्यान रखिएगा कुषाण वंश के, जबकि प्रतापी राजा कनिष्क हुए हैं। अब देखिए कुषाण जो एम्पायर था तो इसके प्रमुख एम्पेरर यानी कि शासक जो है यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। तो देखिए 330 सेंचुरी से लेकर 350 सेंचुरी तक यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो देखिए कुजुल कडफिसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कनिष्क भी देखने को मिल रहा होगा, कनिष्क 1, कनिष्क 2, कनिष्क 3, तो इस तरह से आपको देखिए बिमल तख्तू, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए बीमा कडफिसेस, वासुदेव, उसके देखिए बसिस्का, माही, शक, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है जरूर याद रख लीजिए कीपू नद, तो यहाँ पर कीपू नदा जो है लास्ट रूलर ऑफ द कुषाण अंपायर, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी देखिए बेसिकली करंट का क्वेश्चन था कि एज पर रिपोर्ट ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड द फैसिलिटेशन एजेंसी 2021-22 के अनुसार जो कि लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडिया तो कौन से नंबर पे रहा था। तो यानी कि देखिए एलएनजी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। तो भारत जो है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर यहाँ पर चौथा पोजीशन पे रहा था, यानी कि जो है राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी कि मंगाने वाला देश है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन वाज द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये 2009 में शुरू किया गया था और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 2009 से इसको शुरू किया गया था, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वीमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव बीन इलेक्टेड इन द 70th लोकसभा।
और देखिए 70th लोकसभा कब हुआ था, तो 2019 में। जी हाँ, 2019 में हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 78 जो है एमपी जो है महिला इलेक्ट हुए थे, जबकि 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं लोकसभा के, जो कि 18वें नंबर का था, और इसमें 74th जो है विमेन एमपी जो है इलेक्ट हुई है। तो देखिए नंबर थोड़ा सा घट गया है यहाँ पर। तो उस समय पूछा जा रहा है तो 78, लेकिन अभी पूछा जाए तो 74th जो है महिला एमपी जो है यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच इंडियन किंग, यानी कि बाणभट्ट जो है किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे। तो देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। तो हर्षचरित को किसने लिखा था, तो यहाँ पर बाणभट्ट इसका सही उत्तर होगा, और ये हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द देवबंद मूवमेंट इन 1866। तो देखिए देवबंद मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1866 में देवबंद आंदोलन के जो संस्थापक में से एक थे वो थे रशीद अहमद गंगोह। रशीद अहमद गंगोह इसका सही उत्तर होगा। और इसके दूसरे जो है यहाँ पर फाउंडर थे मोहम्मद कासिम नानोतवी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कासिम नानोतवी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोह के द्वारा देवबंद मूवमेंट 1866 में शुरू किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगेन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या में से कितना जो है कम से कम महिला के लिए आरक्षित नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो है नॉट लेस देन, यानी कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द ऑफिस, इसको जो है महिलाओं के लिए रखा गया है। तो 1/3 इसका जो है सही उत्तर होगा। तो 1/3 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1/3 जो है, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ऑफिस फॉर द चेयरपर्सन एट ऑल लेवल ऑफ द पंचायत बी रिजर्व फॉर द वीमेन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1/3 यानी कि वीमेन होना चाहिए, यानी कि हर एक लेवल पे यहाँ पर पंचायत में रिजर्वेशन है ऑफिस में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, वो कौन सा एनिमल के लिए यहाँ पर जो है आरक्षित है। तो देखिए रॉयल बंगाल टाइगर। तो टाइगर इसका सही उत्तर होगा। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में और नेशनल पार्क है जल्दापारा नेशनल पार्क, ये भी। उसके बाद बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु अमंग द फॉलोइंग बाय द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल अंपायर। अब देखिए मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था 1526 में। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। तो ध्यान रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा किया गया था, और मुगल वंश के जो अंतिम शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, बहादुर शाह द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ही हैज सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस। यानी कि कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद, ध्यान रखिएगा, अपना पद जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि नॉट एलिजिबल होंगे। तो अनुच्छेद 148 बोलता है ऐसा, यानी कि देखिए CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक है। इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 148। तो 148 में ऐसा ध्यान रखिएगा जिक्र किया गया है कि फर्दर जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल्स नहीं होंगे अंडर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर स्टेट। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 148 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में ही जिक्र किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे
और भी हम इसी तरह से क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करते रहेंगे। अब देखिए आप लोग का काम बचता है वीडियो को लाइक करना और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहती है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।